क्या मध्य प्रदेश में आरएसएस के इशारे पर नौकरियां बांटी जा रही थीं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि व्यापम घोटाले में अब तक आरएसएस के कई लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। मगर आरएसएस के जिस बड़े व्यक्ति सुरेश सोनी का घोटाले में नाम सामने आया है, उसने सबको चौंका दिया है। आरएसएस के सह सरकारवाह सुरेश सोनी ने कहा है कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। एक ऐसा घोटाला जिसके चलते हजारों मुन्ना भाई MBBS बन गए, हजारों नाकाबिल इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती हो गए, शरीर से कमजोर सिपाही बन गए, पढ़ाई में कमजोर शिक्षक बन बैठे। और इन सब के लिए मध्य प्रदेश में हुआ द ग्रेट भर्ती घोटाला यानी व्यापम घोटाला। मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल का छोटा नाम है व्यापम। व्यापम का काम है मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा करवाने से लेकर सरकारी नौकरियों के लिए इम्तिहान लेना। यह दफ्तर दरवाजा था प्रदेश के हजारों युवाओं के सपने का, लेकिन यह बन गया मध्य प्रदेश के सबसे बड़े घोटाले का अड्डा। कैसे इस घोटाले को दिया गया अंजाम, ये आपको पूरे ताने बाने के साथ बताएंगे। लेकिन इससे पहले उठाते हैं एक और पर्दा। जरा इन कागजों को देखिए और अब देखिए इस चेहरे को। यह है सुरेश सोनी और इन कागजों पर दर्ज है घोटाले के आरोपियों से उनके रिश्तों का कच्चा चिट्ठा। ये कागज 3 साल से IT के दफ्तर में कैद उस फाइल के हैं जिसमें दर्ज है RSS के इस बड़े चेहरे यानी सुरेश सोनी और व्यापम घोटाले के फरार आरोपी सुधीर शर्मा के बीच उस दोस्ती का सबूत, जिसके परों पर सवार होकर सुरेश सोनी भरते थे उड़ान, करते थे हवाई यात्रा। देखिए यहां लिखा है RSS के तीसरे नंबर के बड़े चेहरे सुरेश सोनी का नाम और उसके आगे बिल नंबर का भी जिक्र है। देखिए किस तरह हवाई यात्रा के ये बिल सुधीर शर्मा की कंपनी SR ग्रुप ने चुकाए थे। ये दस्तावेज खनन घोटाले से जुड़े हैं और पुराने हैं, लेकिन इनकी अहमियत तब और बढ़ गई है जब सुधीर शर्मा को व्यापम घोटाले का आरोपी बनाया जा चुका है और कोर्ट उसे फरार घोषित कर चुकी है। मैं सुरेश सोनी जी से ये पूछना चाहता हूं कि यदि 6 महीने पुराने बयान पर दूसरे लोग अंदर हो सकते हैं, लक्ष्मीकांत शर्मा अंदर हो सकते हैं, तो सुरेश सोनी जी क्यों नहीं हो सकते? और यदि राजनीतिक साजिश उनके खिलाफ हो रही है तो राजनीतिक साजिश कांग्रेस करने थोड़ी जा रही है, उनकी पार्टी कर रही होगी, मुख्यमंत्री कर रहे होंगे। सुरेश सोनी और सुधीर शर्मा दरअसल अब एक ही नाव पर सवार हैं। सुधीर शर्मा को तो व्यापम घोटाले में आरोपी बनाया ही जा चुका है, सुरेश सोनी पर भी अब सिफारिश करने का आरोप लगा है। इन दोनों के नामों का खुलासा हुआ है व्यापम के परीक्षा कंट्रोलर जो गिरफ्तार हो चुके हैं पंकज त्रिवेदी के बयान से। मेहर दरअसल यही वो चेहरा है जो सुरेश सोनी के लिए मुसीबत बन गया है। पंकज त्रिवेदी के बयान के मुताबिक मेहर को RSS के बड़े चेहरों की नजदीकी की वजह से नाप तौल निरीक्षक की परीक्षा में फर्जी तरीके से नौकरी मिली थी। मेहर फिलहाल सस्पेंड है और आरोपों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन STF के मुताबिक इस घोटाले में गिरफ्तार व्यापम के परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी का कहना है व्यापम की तरफ से 7 अक्टूबर 2012 को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और नापतौल निरीक्षक की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके लिए मुझे लक्ष्मीकांत शर्मा तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री की तरफ से उनके OSD OP शुक्ला ने 5 नामों की सिफारिश की थी। मेहर कुमार के लिए तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की तरफ से कहा गया ये बहुत खास हैं और सोनी जी के आदमी हैं। जिस मिहिर के बारे में को विषय को लेकर के सुदर्शन जी का नाम या मेरा नाम चलाया जा रहा है, वो स्वयंसेवक है, लेकिन यह जो इसमें केस है ये 6 महीने पहले ये फाइल किया है कोर्ट में। मिहिर ने वक्तव्य दिया है कि मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। प्रश्न एक ही उठता है कि 6 महीने पहले से जो कोर्ट में केस चल रहा है उस अंश को नेशनल मीडिया के अंदर और दिन भर दिखाना विषय को, यह कोई ना कोई एक पॉलिटिकल डिजाइन लगता है।
कांग्रेस ने भी सुरेश सोनी पर कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख पदाधिकारी और मध्य प्रदेश की सरकार पर, उनके मंत्रियों पर न केवल अपना रिमोट से नियंत्रण रखने वाले, बल्कि मध्य प्रदेश के कई मंत्रियों से करोड़ों रुपया लेने वाले सुरेश सोनी एसटीएफ की पहुंच से अब तक दूर क्यों हैं? मामले की जांच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की निगरानी में एसटीएफ कर रही है और अब सोनी के दामन पर लगे आरोप कितने सही हैं और कितने गलत, ये पूरी जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन इतना साफ हो गया है कि व्यापम घोटाले की आंच आरएसएस के कई चेहरों को झुलसाने लगी है। इसमें सबसे बड़ा चेहरा है के.एस. सुदर्शन का, जो अब इस दुनिया में नहीं है। सुरेश सोनी सिफारिश के लिए आरोपों के घेरे में है। आरएसएस के पूर्व स्वयं सेवक अजय शंकर मेहता जेल जा पहुंचे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि इस घोटाले का तार सिर्फ आरएसएस और बीजेपी ही नहीं, बल्कि सुरेश सोनी और सुधीर शर्मा के गुरु से भी जुड़े हैं। सुधीर शर्मा, लक्ष्मीकांत जी शर्मा, मुख्यमंत्री जी और सुरेश सोनी, इन चारों के आध्यात्मिक गुरु हैं उत्तम स्वामी जी। इनके कई फोटो इनके आश्रम पर मुख्यमंत्री जी के साथ, लक्ष्मीकांत जी के साथ, सुधीर शर्मा जी के साथ उपलब्ध हैं। और सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से, जगदीश देवड़ा जी की ओर से इन आध्यात्मिक गुरु के आश्रम के लिए करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपयों की सहायता पहुंचाई गई है। उन उत्तम स्वामी जी का नाम भी इन डिटेल में शामिल है। एबीपी न्यूज के पास मौजूद दस्तावेजों में उत्तम स्वामी की हवाई उड़ानों का बिल सुधीर शर्मा की कंपनी के चुकाए जाने का भी जिक्र है। सुधीर शर्मा के बारे में तो कई बातें बड़ी ही दिलचस्प हैं। कुछ ही सालों के अंदर वो स्कूल शिक्षक से लेकर एक बहुत बड़ा खनन कारोबारी बन गया। उसका करोड़ों रुपए का कारोबार है। 3000 करोड़ रुपए के जो खनन का घोटाला हुआ था उसमें भी उसका नाम आया था। और तब ये पता लगा था कि कैसे आरएसएस के नेताओं की करीबी के चलते वो फर्श से अर्श पर पहुंच गया। ये भी सामने आया है कि वो सुरेश सोनी का बड़ा करीबी है। ऐसे में कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश में भले ही सरकार शिवराज सिंह चौहान की रही हो, पर सरकारी कामकाज में आरएसएस का भी कम दखल नहीं रहा है। अपने ऊपर लगे आरोपों पर पहली बार आरएसएस के नेता सुरेश सोनी ने चुप्पी तोड़ी है। सोनी ने कहा है कि इस मामले में मीडिया ट्रायल ना हो। सर, आपका नाम आ रहा है, घोटाले में आ रहा है, क्या कहेंगे आप? ऐसा कि जीवन में हमने हमेशा अच्छाई के लिए काम किया है, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई भी गलत चेष्टा को प्रश्रय देना ये कभी नहीं आता है। और कल से जो मीडिया में चल रहा है इसमें सुदर्शन जी जैसे देश के लिए समर्पित जीवन का नाम घसीटना एक राजनीतिक डिजाइन ज्यादा लगता है। इस बीच एमपी पुलिस ने बयान जारी करके कहा है कि दस्तावेजों में न तो पूर्व संघ प्रमुख सुदर्शन का नाम है और न ही आरएसएस के सह सरकार्यवाह सुरेश सोनी का। पुलिस की तरफ से कहा गया कि के सुदर्शन की मृत्यु तो परीक्षा होने से पहले ही हो गई थी। हम आपको बता दें कि व्यापम द्वारा आयोजित कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं नापतौल निरीक्षक परीक्षा 2012 के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 30 जुलाई 2012 थी। फर्जी तरीके से भर्ती पाने के आरोपी मिहिर के बयान के मुताबिक उसने परीक्षा का फॉर्म भरने के बाद आरएसएस के प्रमुख सुदर्शन से संपर्क कर फॉर्म की रसीद की फोटोकॉपी देकर परीक्षा उत्तीर्ण कराने को कहा था। 7 अक्टूबर 2012 को लिखित परीक्षा हुई और 18 अक्टूबर 2012 को नतीजे आए। इस दौरान 15 नवंबर 2012 को के.एस. सुदर्शन की मौत हो गई थी। व्यापम घोटाले में अब तक जो अहम नाम सामने उछला है वो है आरएसएस के बड़े चेहरे सुरेश सोनी के नाम का। कौन है सुरेश सोनी? आइए हम आपको बताते हैं। साल 1925 में हेडगेवार ने नागपुर में जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी, उसे दिशा देने की जिम्मेदारी नए कंधों पर आ चुकी है। सर संघ चालक मोहन भागवत की अगुवाई में आरएसएस के सुरेश सोनी भी इस जिम्मेदारी को अरसे से निभा रहे हैं। सुरेश सोनी की हैसियत क्या है, ये जानने के लिए जरा संघ में जिम्मेदारियों का बंटवारा देखिए।
संघ का नेतृत्व कर रहे हैं सर संघ चालक मोहन भागवत। उनके बाद नंबर 2 की हैसियत है सर कार्यवाह भैयाजी जोशी की। इसके बाद 3 चेहरे हैं, जिसमें दत्तात्रेय और डॉक्टर कृष्ण गोपाल के अलावा तीसरा चेहरा है सुरेश सोनी का। सुरेश सोनी आरएसएस के तो बड़े नेता हैं ही, बीजेपी का भी कोई बड़े से बड़े नेता ना तो उन्हें नजरअंदाज कर सकता है, ना ही उनके फैसलों के खिलाफ बोलने की हिम्मत रख सकता है। दरअसल संघ ने भी उनको लंबे समय से बीजेपी और आरएसएस के बीच तालमेल बिठाने की अहम जिम्मेदारी दे रखी है। सुरेश सोनी मध्य प्रदेश के राजगढ़ के रहने वाले हैं। सुरेश सोनी के पिता गुजरात से आकर मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बस गए थे। सुरेश सोनी की परवरिश राजगढ़ में ही हुई। सुरेश सोनी संघ में प्रचारक के स्तर से सर सहकार्यवाह के ओहदे पर पहुंचे हैं। संघ से मिली जिम्मेदारी और तजुर्बे से कमाया हुआ सम्मान उन्हें बीजेपी के अहम फैसलों में दखल देने की छूट देता है। पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी को अंतिम रूप देना ये एक बेहद मुश्किल फैसला था, जिसके लिए नरेंद्र मोदी को आरएसएस के नागपुर मुख्यालय बुलाया गया। बैठक में कुल 4 लोग शामिल हुए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, भैयाजी जोशी, नरेंद्र मोदी और खुद सुरेश सोनी। इस बैठक के बाद ही नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी पर अंतिम मुहर लगी। सुरेश सोनी संघ की विचारधारा और बीजेपी की राजनीतिक जरूरतों के बीच पुल की तरह काम करते रहे हैं। सुरेश सोनी की राजनीतिक हैसियत को लेकर हमेशा से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होती रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी का सेहरा जो राजनाथ सिंह के सर पर बंधा है, उसके पीछे भी सुरेश सोनी का ही हाथ है। कहा जाता है कि बीजेपी नितिन गडकरी को ही अध्यक्ष बनाना चाहती थी, लेकिन राजनाथ सिंह ने सुरेश सोनी से संपर्क साधा और सुरेश सोनी ने आरएसएस के दोनों बड़े अधिकारियों को राजनाथ सिंह की ताजपोशी के लिए मना लिया। आज के समय में राजनाथ सिंह के सर पर सुरेश सोनी का ही हाथ है। मध्य प्रदेश के होने के चलते सुरेश सोनी की मध्य प्रदेश की राजनीति में खूब चलती है। राजनीतिक पंडितों की राय में सुरेश सोनी भले ही संघ की ओर से सर्वे सर्वा हैं, लेकिन आरोप लगता है कि गुटबंदी से वो भी नहीं बच पाए हैं। उनके खेमे में प्रभात झा, राजनाथ सिंह को गिना जाता है, जबकि एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और आडवाणी उनके विरोधी माने जाते हैं। नरेंद्र मोदी की पीएम पद की उम्मीदवारी और इसे लेकर ही आडवाणी की नाराजगी। जाहिर है आडवाणी तब माने जबकि आरएसएस ने उनकी 4 शर्तें मानने का उन्हें भरोसा दिया। इसमें से एक शर्त थी सुरेश सोनी की छुट्टी। सोनी की छुट्टी तो नहीं हुई, लेकिन उस पूरे घटनाक्रम के बाद से खुद सुरेश सोनी की गतिविधियों पर फर्क जरूर आया। सुरेश सोनी इससे पहले मध्य प्रदेश के खनन घोटाले के दौरान भी चर्चा में आए थे। खनन घोटाले का आरोप लगा था सुधीर शर्मा के ऊपर। आरोप है कि सुधीर शर्मा ने 3000 करोड़ का खनन बिना मंजूरी के ही कर लिया था। सुधीर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा तो उससे मिली एक डायरी जिसमें था सुरेश सोनी का नाम। आरोप यह था कि सुरेश सोनी की हवाई यात्राओं का खर्च सुधीर शर्मा का आरएस ग्रुप उठा रहा था। सुधीर शर्मा पेशे से टीचर था, लेकिन आरएसएस के नेताओं की करीबी ने उसे सत्ता का स्वाद चखा दिया। व्यापम घोटाले में गिरफ्तार हो चुके लक्ष्मीकांत शर्मा जब खनन मंत्री बने तो उन्होंने सुधीर शर्मा को अपना ओएसडी बना लिया और देखते ही देखते सुधीर शर्मा खनन के खेल का बड़ा कारोबारी बन गया। कहते हैं कि मध्य प्रदेश के एक बड़े संत उत्तम स्वामी के चलते सुरेश सोनी और सुधीर शर्मा एक दूसरे के करीब आए। सुरेश सोनी पर लगा ये दाग छूटने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अब व्यापम घोटाले में भी उन पर लग गया है एक और दाग। सुरेश सोनी पर लगने वाले ऐसे आरोपों ने आरएसएस और बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। वैसे भी सुरेश सोनी पिछली दफा अपने चहेते प्रभात झा को मध्य प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा होने नहीं दिया। जाहिर है कहीं न कहीं सुरेश सोनी को चुनौती भी मिल रही है। क्या है पूरा व्यापम घोटाला, कैसे हुआ खुलासा और कैसे दिया गया इस घोटाले को अंजाम, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। व्यापम भर्ती घोटाले से पर्दा 1 साल पहले उठा था, जब मध्य प्रदेश के इंदौर में 7 जुलाई 2013 को पीएमटी परीक्षा के दौरान कुछ छात्र फर्जी नाम से परीक्षा देते हुए पकड़े गए। उनसे पूछताछ के बाद नाम आया डॉक्टर जगदीश सागर का, और यही इस रैकेट का सरगना था।
छापेमारी के दौरान तस्वीरों में दिख रहा यही शख्स है डॉक्टर जगदीश सागर। ग्वालियर के रहने वाले जगदीश सागर ने पत्नी का मंगलसूत्र बेचकर डॉक्टरी की पढ़ाई की थी। 12वीं में ही शादी करने वाले जगदीश ने देखते ही देखते जो साम्राज्य खड़ा किया, उसके पीछे मेडिकल एंट्रेंस में फर्जीवाड़े का बड़ा हाथ था। जगदीश सागर के घर पर छापेमारी में गद्दों के भीतर 13 लाख की नकदी मिली। इतना ही नहीं, 20 प्रॉपर्टी और करीब 4 किलो सोने के गहने भी मिले। ये बड़ी मछली थी। जगदीश सागर से पूछताछ में हुआ भर्ती घोटाले का पहला बड़ा खुलासा, जिसके मुताबिक परिवहन विभाग में कंडक्टर पद के लिए 5 से 7 लाख, फूड इंस्पेक्टर के लिए 25 से 30 लाख और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए 15 से 22 लाख रुपए लेकर फर्जी तरीके से नौकरियां बांटी जा रही थी। पहले शिकार बने और अब गिरफ्तार हो रहे ऐसे छात्र और नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वाले आम लोग। शिवराज सिंह चौहान के चहेते मंत्री और आरएसएस के करीबी लक्ष्मीकांत शर्मा तक पहुंचने में जगदीश सागर की ये गवाही अहम साबित हुई। जगदीश सागर से पूछताछ के बाद तो जैसे एसटीएफ की जांच को पर लग गए और खुलासा हुआ एक ऐसे रैकेट का जिसमें मंत्री, अधिकारी और दलालों का नेटवर्क काम कर रहा था। पता चला कि मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम का ये दफ्तर ही इस धंधे का अड्डा है। खुलासा हुआ है कि व्यापम के परीक्षा विभाग के कंप्यूटर पर जो रोल नंबर मिले थे वो खुद लक्ष्मीकांत शर्मा ने ही भेजे थे और ये सब कुछ एक नेटवर्क के जरिए हो रहा था। कैसे तैयार हुआ नेटवर्क? लक्ष्मीकांत शर्मा से पहले इस मामले में गिरफ्तार हो चुके इन अहम चेहरों को पहचान लीजिए। यह है पंकज त्रिवेदी, व्यावसायिक परीक्षा मंडल के नियंत्रक। यह दूसरा चेहरा है नितिन महिंद्रा का, व्यापम के परीक्षा विभाग के सिस्टम एनालिस्ट यानी ऑनलाइन विभाग के सर्वे सर्वा। यह तीसरा चेहरा है पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत के ओएसडी ओपी शुक्ला का। चौथा अहम चेहरा है लक्ष्मीकांत शर्मा के करीबी खनन कारोबारी सुधीर शर्मा का, जो अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। व्यापम में भर्ती घोटाले का नेटवर्क। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री बनते ही व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम लक्ष्मीकांत शर्मा के पास आ गया। शर्मा ने ओपी शुक्ला को अपना ओएसडी तैनात किया, जबकि उनके खिलाफ लोकायुक्त में भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज थी। खनन मंत्री रहते हुए जिस सुधीर शर्मा को लक्ष्मीकांत शर्मा ने अपना ओएसडी बनाया था, वो फिर सक्रिय हो गए। सुधीर शर्मा के कहने पर उच्च शिक्षा विभाग में तैनात पंकज त्रिवेदी को व्यापम का कंट्रोलर बना दिया गया। पंकज त्रिवेदी ने अपने करीबी नितिन महिंद्रा को व्यापम के ऑनलाइन विभाग का हेड यानी सिस्टम एनालिस्ट बनाया। इस तरह बना फर्जीवाड़े का सबसे अहम नेटवर्क, जिसमें कई स्तरों पर और भी कई चेहरे शामिल थे। व्यापम के नेटवर्क का गोरखधंधा। अब तक हुई जांच में जो खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक पंकज सीधे लक्ष्मीकांत शर्मा के बंगले पर आता जाता था और वहां से उसे फर्जीवाड़े के कैंडिडेट की लिस्ट और रोल नंबर मिलते थे। पूर्व मंत्री ओपी शुक्ला के ओएसडी भी पंकज त्रिवेदी के संपर्क में रहते थे। इन दोनों के कहने के मुताबिक पंकज त्रिवेदी फर्जी भर्ती के लिए कैंडिडेट के नाम और रोल नंबर नितिन महिंद्रा को सौंप देता था। नितिन ने ही पूछताछ में खुलासा किया था कि उसके कंप्यूटर पर मिले संदिग्ध रोल नंबर उसे मंत्री के जरिए मिले थे। जाहिर है इस घोटाले में व्यापम के अधिकारी और मंत्री तक शामिल थे, लेकिन ये गड़बड़ होती कैसे थी? आरोप है कि इस बारे में सबसे पहले कदम यहाँ के एग्जाम कंट्रोलर पंकज त्रिवेदी नहीं उठाए। पंकज त्रिवेदी ने छात्रों की पहचान के लिए जो थंब इम्प्रेशन मशीन की व्यवस्था थी, जो ऑनलाइन फॉर्म की व्यवस्था थी, ये सारे इंतजाम बंद कर दिए। अब तक इस मामले में गिरफ्तार हुए छात्रों से हुई पूछताछ के मुताबिक ये धंधा इम्तिहान से लेकर नतीजों में हेरफेर के जरिए चल रहा था। तरीका नंबर 1, कैंडिडेट को फर्जी परीक्षार्थी के करीब बैठाया जाता था ताकि वो नकल कर सके। तरीका नंबर 2, कैंडिडेट की जगह फर्जी छात्र बैठा दिए जाते थे। तरीका नंबर 3, कैंडिडेट आंसर शीट खाली छोड़ देता था जिसे बाद में भरा जाता था। तरीका नंबर 4, रिजल्ट के अंकों को बाद में बढ़ा दिया जाता था। फर्जीवाड़ा करने वाले कभी फॉर्म पर छात्रों की धुंधली तस्वीर लगवाते तो कभी डॉक्टरों से परीक्षा दिलवाते। कॉलेजों के प्रिंसिपल से लेके मालिक और दलाल तक सभी इस गोरख धंधे में शामिल थे। कई बड़े आईएएस और आईपीएस अफसरों के रिश्तेदारों के नाम इस घोटाले में सामने आ रहे हैं। अब शिवराज सरकार दबाव में है कि आखिर ये फर्जीवाड़ा इतने सालों तक छिपा रहा तो क्यों?